नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का ब्रांड न्यू चैप्टर दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। लेकिन चैप्टर शुरू करने के पहले थोड़ी सी बात तो बनती है। तो सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी जगह इसका यूज होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सेम चैप्टर आपको क्लास 12 में भी देखने के लिए मिलेगा। मतलब क्लास 12 में भी आप रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। लेकिन बहुत से बच्चों को ये चैप्टर समझ ही नहीं आता और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चैप्टर को छोड़ के निकल जाते हैं और क्लास 12 में जाने के बाद पता चलता है कि ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इस चैप्टर को शुरू से पढ़ने निकल पड़ते हैं। और आप में से कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो अभी क्लास 12 में हैं लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन को शुरू से पढ़ना चाहते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो हम बहुत आराम से इस चैप्टर को कवर करेंगे और इस वीडियो में सिर्फ एक पार्ट ही हम कवर करने वाले हैं। मतलब इस वीडियो में हम सिर्फ रिलेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। बस एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आपने इसके पहले वाला चैप्टर मतलब इसके पहले जो सेट्स वाला वीडियो था अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस चैप्टर को खत्म कर लीजिए क्योंकि इस चैप्टर में हम सेट्स के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करने वाले हैं। और जिन दोस्तों ने सेट्स खत्म कर लिया है आइए उनके लिए शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। तो जैसे कि हमने अभी बात करी है इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज रिलेशन। लेकिन रिलेशन पढ़ने के पहले हमें एक और चीज पता होनी जरूरी है और उस चीज को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पता तो हमें रिलेशन भी नहीं समझ में आएगा। मतलब रिलेशन पढ़ने के पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना जरूरी है और कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले सेट्स पढ़ना जरूरी है। जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि ये जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है सेट्स के ऊपर। मतलब अगर आपने सेट नहीं पढ़ा है तो आपको रिलेशन एंड फंक्शन भी समझ में नहीं आएगा बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। रिलेशन पढ़ने के पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना जरूरी है और कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के पहले सेट्स पढ़ना जरूरी है। तो सेट्स हम क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं तो आज हम शुरुआत करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ठीक है, शुरू करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन से। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन कहती है इफ A and B are two non-empty sets then the Cartesian product is the set of all the ordered pairs of elements of set A and B। डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब अगर मेरे पास एक सेट है 1 2 5 और दूसरा सेट है 3 and 6, राइट। इन दो सेट का अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B। अब ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे बेटा ये समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट A के सारे एलिमेंट्स को लिंक करेंगे सेट B के सारे एलिमेंट से। मतलब 1 2 और 5 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमें 3 और 6 से, है ना। अब देखना ये जो 1 एलिमेंट है ये सबसे पहले 3 के साथ लिंक होगा तो हमें एक ऑर्डर पेयर मिली। फिर ये जो 1 एलिमेंट है ये 6 के साथ लिंक होगा तो हमें दूसरी ऑर्डर पेयर मिली। ठीक है, अब ये जो सेकेंड एलिमेंट है दिस विल गेट लिंक्ड विथ 3 तो हमें मिला 2,3, फिर हमें मिलेगा 2,6। सिमिलरली 5 will get linked to 3 and 5 will get linked to 6। तो ये थी बेटा हमारी ऑर्डर पेयर और क्योंकि ये सेट होता है इसलिए हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। अब ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है बेटा? ऑर्डर पेयर मतलब जिसका ऑर्डर मैटर करता है। मतलब अगर मैंने यहाँ 1,3 लिखा है तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम 3,1। मतलब मैं 1,3 को 3,1 नहीं लिख सकता। जैसे जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी तो हमें कुछ पॉइंट मिलते थे कुछ इस तरीके से। अगर A है 3,2 तो बेटा दिस इज नॉट इक्वल टू 2,3। जो 2,3 होगा वो दूसरा पॉइंट होगा। मतलब पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते थे बाद में हम y कोऑर्डिनेट लिखते थे। तो मतलब x, y वॉज नॉट इक्वल टू y, x। इसे हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर, है ना।
अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी वो हम पढ़ते थे कार्टेशियन प्लेन पे, और यहां पर जो हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसको भी हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बेटा यहां से लिंक कर लेना, जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें x, y और y, x अलग अलग होते हैं। सिमिलरली कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर पेयर हो तो 1, 3 जैसे है उसको हम 3, 1 नहीं लिख सकते। क्लियर है? इसी के बाद अगर हम b क्रॉस a निकालना चाहें, मतलब b क्रॉस a का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो बेटा यहां पर क्या होगा, सबसे पहले हम b के एलिमेंट्स लिखेंगे और बाद में हम a के एलिमेंट्स लिखेंगे, मतलब 1, 2 और 5। इसके ऑर्डर पेयर कैसे आएंगे? 3 सबसे पहले लिंक होगा 1 से, मतलब 3, 1, देन 3, 2, देन 3, 5, राइट? एंड सिमिलरली वी विल गेट 6, 1, 6, 2 और 6, 5। 6 भी इन तीनों से लिंक हुआ और 3 भी इन तीनों से लिंक हुआ। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखें अगर हम, तो क्या मेरा a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर है 1, 3 और इस पूरे सेट में 1, 3 नहीं मिल रहा। मतलब a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ठीक है? लेकिन अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b शुड बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b क्रॉस a। अब अगर हमें यह पता करना है कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आइए वो भी देख लेते हैं। जैसे हम यहां पर देखें, हमारे सेट A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 थे और सेट B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 थे। तो जब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B निकाला तो हमें 6 एलिमेंट्स मिले, मतलब 3 इंटू 2, है ना? अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। ये हो जाता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसे हमें मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। यहां से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट तो समझ में आ चुका है, लेकिन इसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो भी मैं बता देता हूं। A क्रॉस B जो है आपका, दैट इज अ सेट, तो डेफिनेटली हमें कर्ली ब्रेसेस में लिखना होगा। अब इसमें आती है ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब A, B, और जो A है वो सेट A को बिलोंग करता है एंड B बिलोंग्स टू सेट B। क्लियर है? तो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर दो ऑर्डर पेयर को बराबर होना है तो टू ऑर्डर पेयर कैन बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब अगर एक ऑर्डर पेयर है A, B और दूसरी ऑर्डर पेयर है P, Q, तो बेटा अगर A और P बराबर हैं और B और Q बराबर हैं, दोनों अगर बराबर हैं तो ही दो ऑर्डर पेयर बराबर कहलाएंगी, वरना नहीं कहलाएंगी। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? और दूसरा पॉइंट हम अभी भी देख चुके हैं कि जब हम किसी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब A क्रॉस B निकालते हैं, तो दैट इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। अब थर्ड पॉइंट ध्यान से देखना। अभी हमने ये पढ़ा कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसे हम लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर सच दैट A belongs to set A and B belongs to set B, राइट? अब अगर हम कुछ इस तरीके से निकालना चाहें A क्रॉस A, मतलब A क्रॉस A में जो पहला एलिमेंट होगा वो भी सेट A से होगा और दूसरा एलिमेंट भी सेट A से ही होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं A, B such that A and B both belongs to set A। ये भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाया। बस फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों एलिमेंट जो हैं वो एक ही सेट से हमें मिल रहे हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझना। ये हो गई हमारी ऑर्डर्ड पेयर्स। अब अगर हमें तीन सेट देखने को मिले, मतलब हमें A क्रॉस A निकालना पड़े, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? दिस विल बी A, B, C, मतलब हमें तीन एलिमेंट्स मिलेंगे such that A, B and C belongs to set A, belongs to set A। तो यहां पे क्योंकि
तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इसे हम पेयर नहीं कह सकते, क्योंकि पेयर का मतलब होता है दो चीजों की बात जब करते हैं तब हम पेयर वर्ड यूज करते हैं। क्योंकि यहां पर तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इस चीज को हम बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्लियर हुई ना इतनी बात? नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर हम किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें इनफाइनाइट सेट से तो हमको इनफाइनाइट सेट ही मिलेगा, या फिर अगर हम किसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें नल सेट से तो हमको नल सेट ही मिलेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। और अगर हम तीन सेट की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। तो यहां से हम किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं हमारे आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशन कहती है अ रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B। ठीक है, लेकिन हमें डेफिनेशन नहीं समझ में आती, मुझे पता है अंग्रेजी में हम लोग के सबके हाथ तंग होते हैं। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे समझाऊंगा एक एग्जाम्पल से, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अगर हम कोई सेट A ले लें जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं और सेट B ले लें जिसमें दो ही एलिमेंट्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन रिलेशन R, मतलब किसी भी रिलेशन को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अ रिलेशन R इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। तो सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें। अभी हम देख चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। तो A क्रॉस B की अगर हम बात करें, ये आ गए हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स जिनको हमें कॉमा से सेपरेट करना पड़ता है ना? अब बात ये है कि रिलेशन जो है वो इस सेट का सबसेट होगा। तो भैया इस सेट के तो काफी सारे सबसेट हो सकते हैं। अब कितने सबसेट हो सकते हैं ये भी हम हमारे पुराने वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेट में हमने पढ़ा था कि किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अगर हमारे पास एक सेट है A, इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू 3। अब अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट हमें पता था कि 2 रेज़ टू द पावर 3 होगा भैया। मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A में होते हैं 2 रेज़ टू द पावर उतने नंबर सबसेट्स मिलते हैं। तो यहां पर 2 रेज़ टू द पावर 3 सबसेट मिल रहे थे। अब क्योंकि यहां पर 6 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 6 इस केस में। लेकिन अगर हम जनरल फॉर्म निकालना चाहें तो ध्यान से देखना, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A P हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B Q हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस B जो हो जाएंगे वो P इंटू Q हो जाएंगे। हमने अभी देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स PQ हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर PQ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझ के चलना अभी। तो यहां हमने देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होते हैं? 2 रेज़ टू द पावर PQ। मतलब इस केस में अगर हम देखें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर 6, है ना? कितना होता है? 64 होता है शायद। तो इस केस में जो रिलेशंस निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? 64। मतलब टोटल पॉसिबल रिलेशन 64 है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 64 ही हों। लेकिन अगर टोटल पॉसिबल रिलेशंस की बात करें तो वो इस केस में 64 होंगे। तो यहां से हमें मोटा मोटा तो रिलेशन समझ में आ गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा वेग है। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेके क्लियर करते हैं इसको। अब यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। सबसे पहले तो 2 सेट दिए हैं,
सेट ए और सेट बी। इसके बाद बोला गया है R इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बेटा क्या है ना, मैथमेटिकली समझना बहुत जरूरी होता है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि किस चीज को हम कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब होता है R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B सच दैट। अब यहां पर रिलेशन को डिफाइन करा है, इसको ध्यान से समझना। R इज अ रिलेशन सच दैट A, B। A, B मतलब दो एलिमेंट्स हमें यहां से मिलेंगे। जो पहला एलिमेंट है वो सेट A को बिलोंग करेगा और दूसरा जो एलिमेंट है वो सेट B को बिलोंग करेगा। और रिलेशन जो है, जो मेन रिलेशन है वो ये है, A इज ग्रेटर देन B। हमें सबसे ज्यादा ध्यान इसी पे देना है। तो अब हम निकालते हैं कि रिलेशन एक्चुअली होगा क्या। लेकिन उसके पहले अभी हमने पढ़ा था कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। आपको हर बार रिलेशन निकालने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लिखना पड़ेगा, बस समझा रहा हूँ। यहाँ पर A क्रॉस B जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 1 2 5। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहां पर हमें ऐसी ऑर्डर्ड पेयर चाहिए हैं जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो। तो ऐसी ऑर्डर्ड पेयर देख लेते हैं जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो। इसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है ना। और आगे देखते हैं, यहां छोटा है, यहां छोटा है। इसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है, इसमें छोटा है, इसमें भी छोटा है, इसमें भी बड़ा है 6,1, इसमें भी बड़ा है 6,5, इसमें छोटा है, इसमें बड़ा है 7,1, इधर पे भी बड़ा है। तो ये जो एलिमेंट्स आए हैं, दिस इज बेसिकली अवर रिलेशन। अब जैसे कि मैंने कहा, हर बार रिलेशन निकालने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है। बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे ही हम रिलेशन निकाल सकते हैं। हमें बस किस चीज पे फोकस करना था, ये जो मेन रिलेशन है इस पे, A इज ग्रेटर देन B। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि A जो है वो पहले सेट में से आएगा और B जो है वो दूसरे सेट में से आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स में से हमें कंपेयर करना है कि इनके कौन से एलिमेंट्स इनसे बड़े हैं। मतलब 2 इज ग्रेटर देन 1 था तो हमने 2,1 लिख लिया। 2 इज ग्रेटर देन 5 नहीं था, 2 इज ग्रेटर देन 7 नहीं था, फिर दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। इस तरीके से हम बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे ही किसी भी रिलेशन को लिख सकते हैं। तो अब सवाल ये आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर यहाँ पर भी रिलेशन लिखा है आपने और यहाँ पर भी रिलेशन लिखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी रिलेशन को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, मतलब हाउ डू वी रिप्रेजेंट एनी रिलेशन। तो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स जिस तरीके से हम रिलेशंस को लिख सकते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से 3 मेथड्स हैं। So 3 methods to represent any relations are set builder form, roster form and arrow diagram। इसमें से शुरू के जो 2 मेथड है वो हम सेट में भी पढ़ चुके हैं, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। लेकिन अंतर यहाँ पर ये आएगा कि जब हम सेट बनाते थे तो हमें एलिमेंट्स लिखना होता है, और जब हम रिलेशन बना रहे हैं तो हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखना होता है। मतलब यहाँ पर 2 सेट की बात होती है, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट। तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसकी रिप्रेजेंटेशन में। आइए हम शुरू करते हैं एक एग्जांपल से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की। अब यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल किसी रीजन से लिया है, इससे हम 2 चीजें सीखेंगे। सबसे पहली चीज तो ये देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो रिलेशन है x, y, मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है इसमें x एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल N। मतलब दोनों जो एलिमेंट्स हैं दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि अभी तक जो रिलेशन हम लिखते थे उसमें पहला एलिमेंट सेट A को बिलोंग कर रहा था और दूसरा एलिमेंट सेट B को बिलोंग कर रहा था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सेट बराबर भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो किसी एक सेट को ही बिलोंग करे। अब यहाँ पर जो रिलेशन है, मेन रिलेशन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 5x + y = 36। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मोल्ड कर लेंगे। मतलब हम y को लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो हमने लिख लिया y = 36 - 5x। अब y जो है वो भी सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं और x जो है वो भी सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं। अब इस रिलेशन को कैसे बनाएंगे वो देखिएगा।
क्योंकि यहाँ पर x जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब इसकी जो वैल्यूज हो सकती हैं वो 1 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती हैं। तो हम अलग अलग वैल्यूज रख के देखेंगे। x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो हमें y मिल गया 36 माइनस 5 मतलब 31। जब x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो हमें y मिलेगा 36 माइनस 10 मतलब 26। फॉर x इज इक्वल टू 3, y हमें मिल जाएगा 36 माइनस 15 मतलब कि 21। एंड फॉर x इज इक्वल टू 4, y विल बी इक्वल टू 36 माइनस 20 मतलब 16। एंड फॉर x इज इक्वल टू 5, y विल बी इक्वल टू 36 माइनस 25 मतलब कि 11। और x इज इक्वल टू 6 के लिए y विल बी 36 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 6। और अगर हम x की जगह पर 7 रखेंगे तो हमें y मिल जाएगा 36 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 1। एंड फॉर x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 36 माइनस 40। अब यहां पर हमें मिल रहा है -4। तो x इज इक्वल टू 8 पुट करने के बाद हमें y की वैल्यू मिल रही है -4। लेकिन y जो है वो -4 नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर मेंशन किया गया है y इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स आर नॉट नेगेटिव। और अगर हम इसके बाद x की कोई भी वैल्यू रखें 9, 10, 11, 12 तो हमारा y जो है वो नेगेटिव ही आएगा। बट वो कंडीशन हम हमारे रिलेशन में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि x और y दोनों नेचुरल नंबर ही हों। तो इससे जो हमारा रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। यहां पर हमारा रिलेशन आएगा x, y राइट। तो 1, 31, 2, 26, 3, 21, 4, 16, 5, 11, 6, 6 और 7, 1। तो ये आ गया हमारा रिलेशन। अब इस एग्जाम्पल से हमने दोनों टाइप के रिलेशन सीख लिए। मतलब यहां जो हमने रिप्रेजेंटेशन करी थी ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म था, और ये जो हमने रिलेशन लिखा है ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। जिस तरीके से सेट के रोस्टर फॉर्म में हर एलिमेंट आता था, उसी तरीके से रिलेशन के रोस्टर फॉर्म में हर एक ऑर्डर पेयर आती है। क्लियर हो गया? इसी एग्जाम्पल से हम तीसरा रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं एरो डायग्राम। तो यहां पर क्या होता है, जो हमारा एरो डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनता है। जो हमारे दो सेट थे, मतलब भैया x और y की बात करते हैं हम, जो हमारा x था वो सारे नेचुरल नंबर्स थे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब ऐसे इंफिनिटी तक जा सकता है। ठीक है। अब अगर हम y की बात करें तो y में भी बहुत सारे नंबर थे। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे करके इंफिनिटी तक जा सकते हैं। लेकिन हम सारे तो एलिमेंट लिख नहीं सकते, तो हम यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिख लेते हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। 31, 26, 21, 16, 31, 26, 16, 11, 21। मतलब कहने का मतलब ये है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब एरो डायग्राम कैसे बनता है वो देखना। यहां पर 1 जो है वो 31 के साथ मैप्ड है, तो हम 1 को 31 के साथ मैप करेंगे। 2 जो है वो 26 के साथ मैप्ड है, तो 2 को 26 के साथ करेंगे। 3 इज विथ 21, तो 3 को हमने 21 के साथ करा। 5 इज विथ 11, तो 5 को हमने 11 के साथ करा। 6 को हमने 6 के साथ करा, और 7 को हमने 1 के साथ करा। तो बेसिकली हमें हर एक x के एलिमेंट को हर एक y एलिमेंट के साथ मैप करना होता है। और इस चीज को बोलते कैसे हैं वो भी समझ लीजिए। जो ये x, y की ऑर्डर पेयर बनती है उसमें हम बोलते हैं 31 इज द इमेज ऑफ 1, या फिर 1 इज प्री इमेज ऑफ 31, या फिर हम एक और तरीके से बोल सकते हैं 1 इज मैप्ड टू 31। तो ये 3 तरीके होते हैं इन चीजों को बोलने के। अब आगे हम बात करने वाले हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। हम फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर जो एग्जांपल हमने अभी लिया था हम उसी से रेंज और डोमेन भी समझेंगे। तो एग्जांपल क्या था हमारा? रिलेशन was x, y
वेयर x एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर सच दैट 5x प्लस y वॉज इक्वल टू 36, राइट। ये हमारा रिलेशन था और हमारा जो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन निकला था वो क्या निकला था, तो ये आया था हमारा रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। अब ध्यान से समझना क्या होता है, जब भी हम कोई ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो ये जो दो हमारे एलिमेंट्स हैं ये किसी ना किसी सेट से बनते हैं। तो या तो दोनों एलिमेंट्स अलग अलग सेट से आएंगे या हो सकता है दोनों एलिमेंट्स एक सेट से भी आते हो, जैसे कि यहां पर आया। तो जो सेट से पहला एलिमेंट आता है उसको हम इनपुट कंसिडर करेंगे और जिस सेट से दूसरा एलिमेंट आता है उसको हम आउटपुट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा इनपुट है वो भी नेचुरल नंबर का सेट है और जो हमारा आउटपुट है वो भी नेचुरल नंबर का सेट है। ध्यान रखिएगा, अगर दोनों एक ही सेट को बिलोंग करते हैं तो इनपुट और आउटपुट सेम हो जाएंगे, या फिर जब हमने पहले पढ़ा था x बिलोंग टू कैपिटल A एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल B, मतलब जब दोनों एलिमेंट्स अलग अलग सेट को बिलोंग करते हैं तो हमारा इनपुट जो है वो A हो जाता और आउटपुट जो है वो B हो जाता। क्लियर हो गए? तो आगे बढ़ते हैं, अब हमारे रिलेशन के एलिमेंट्स देखेंगे। रिलेशंस में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, हर ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है उनका सेट मिला के हमें डोमेन देता है। मतलब यहां पर अगर हम फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाएं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो सेट बना वो हमारा डोमेन कहलाया। और अगर हम दूसरे एलिमेंट्स का सेट बना लें, मतलब कि 31 26 21 16 11 6 और 1, तो ये जो सेट कहलाया ये रेंज ऑफ द रिलेशन कहलाया। क्लियर है? तो अब एक बार हम डेफिनेशन की भी बात कर लेते हैं। तो जो डोमेन की डेफिनेशन होती है वो कहती है डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द परमिसिबल इनपुट्स। तो बेटा इनपुट क्या था? इनपुट तो कैपिटल N था, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स। लेकिन परमिसिबल इनपुट क्या थे? परमिसिबल इनपुट वो थे जो हमारे रिलेशन में आए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इनपुट मतलब नेचुरल नंबर में से 8 ले लेते, हमने एग्जाम्पल में देखा था जब हमने 8 लिया था तो हमारा y जो है वो नेगेटिव आ गया था, इसीलिए वो वाला जो इनपुट था वो परमिसिबल नहीं था। तो सेट ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट्स आर कॉल्ड डोमेन एंड सेट ऑफ ऑल परमिसिबल आउटपुट आर कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन। अब बारी आती है कोडोमेन की। तो कोडोमेन क्या होता है हम वो भी समझ लेते हैं। बेसिकली जब हमने इनपुट और आउटपुट देखे थे ना, तो जो आउटपुट वाला सेट होता है वो पूरा का पूरा कोडोमेन कहलाता है। क्लियर है? मतलब जो हमारी रेंज बनेगी वो हमेशा कोडोमेन से ही बनेगी, इसलिए हम कहते हैं जो रेंज है दैट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो आई होप अब आपको तीनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ये थी हमारी डोमेन, ये थी हमारी रेंज और ये था हमारा कोडोमेन। क्लियर है? तो आइए पढ़ते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो कि है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। तो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं विथ अ शॉर्ट डेफिनेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन की डेफिनेशन कहती है इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A to B, then इनवर्स ऑफ द रिलेशन विल बी फ्रॉम सेट B to A। और अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो जो हमारा इनवर्स ऑफ सेट है उसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो R इनवर्स जो है उसे हम ऐसे लिखेंगे y, x such that x, y belongs to relation R, है ना। मतलब अगर किसी रिलेशन में x, y एलिमेंट्स हैं तो उसका जो इनवर्स होगा उसमें y, x एलिमेंट्स होंगे। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया, एक रिलेशन सपोजिंगली 1 2 3 5 6 9 8 12, ये एक रिलेशन है। कोई भी डेफिनेशन हो इसकी, अगर किसी रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और हमें इसका इनवर्स निकालने के लिए कहा जाएगा
तो इसके इनवर्स में जो एलिमेंट्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे 2,1, 5,3, 9,6 एंड 12,8। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो रिवर्स हो जाएंगी, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसके साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आई ट्राई टू मूव वेरी स्लो, और अगर अभी भी आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द वीडियो। आपको कोई भी डाउट होंगे आप कमेंट में मुझे लिख के भेज सकते हैं। तो अगर मुझे कमेंट में पता चलता है कि आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं वो टॉपिक को और अच्छे से समझा पाऊं। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आगे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें वी विल बी कवरिंग द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फंक्शन। तब तक के लिए गुड बाय।